विद्यार्थियों, आज हम कार्ल मार्क्स का राज्य के प्रति जो दृष्टिकोण है, शासन के संबंध में जो उनके दृष्टिकोण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। कार्ल मार्क्स का मत है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण केवल वर्ग विभेद है। राज्य के संबंध में कार्ल मार्क्स की विचारधारा यह है कि वो केवल राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। उनका मत है कि आदमी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई और इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और दासों का शोषण करते रहते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने शक्ति का आश्रय लिया और इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागृह आदि की व्यवस्था की और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग का समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात होता है। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य और नियंत्रण के लिए किया गया है। पहला उनका दृष्टिकोण है कि राज्य की उत्पत्ति केवल वर्ग विभेद के लिए की गई थी। आदिम काल में वर्ग नहीं थे और जो ही वर्ग उत्पन्न हुए तो जो संपन्न वर्ग था उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए, अपने हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले मजदूर वर्ग को दबाने के लिए इस राज्य की स्थापना की और जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य, सेना, पुलिस और न्यायालय और कारागार की स्थापना की। दूसरी है राज्य और शोषण का यंत्र है। कार्ल मार्क्स कहता है कि प्राचीन काल से अब तक राज्य एक ऐसा संस्था है जो हमेशा पूंजीपतियों के हाथ में रही है, जो पूंजीपतियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए शोषक वर्ग के हित में कार्य किया और श्रमिक वर्ग को शोषण का कार्य किया। इस व्यवस्था में पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य थी और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्गों का शोषण करती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल में लोकतांत्रिक राज्यों में भी सत्य है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने स्वयं अपने शब्दों में कहा, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजेल्स ने कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में उसने दलित और शोषित वर्ग को दबाए रखने का काम किया है। अर्थात राज्य एक शोषण का यंत्र है कार्ल मार्क्स के अनुसार। थर्ड है कि अंतिम काल में सर्वहार का अधिनायकत्व। मार्क्स राज्य को एक अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास करता है, लेकिन उसके साथ ये मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में राज्य का अंत संभव नहीं है। तो पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहार वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा और इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहार वर्ग द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने और पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक पूंजीपतियों का नाश कर देंगे, लेकिन वह एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी जिसमें राज्य पूर्ण रूप से नष्ट न होने के कारण उस समय श्रमिकों का अधिनायकवाद रहेगा और उससे वह जो राज्य का अस्तित्व है, राज्य के बचे हुए अवशेष हैं, उनको मिटाने के लिए भी काम में लिया जाएगा। लास्ट है राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। कार्ल मार्क्स कहता है कि साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानता है। उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है, अतः उनका विचार है कि सर्वहार वर्ग के अधिनायक के बाद में जब विरोधी वर्गों
का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। अतः राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। अतः राज्यहीन और वर्गहीन आदर्श समाज में जाति, धर्म, रंग और धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा। उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वस्तुएं और परिश्रम प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। अर्थात कार्ल मार्क्स राज्य की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करता है, जिसमें पहला कहता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभेद के कारण होती है। दूसरा कहता है राज्य एक शोषण का यंत्र है। तीसरा कहता है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक होगा। चौथी में राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पाएगा। और इस आधार पर हम कार्ल मार्क्स के इस राज्य संबंधी विचारों की आलोचना भी कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संगठन मानता है, जो कि गलत है। राज्य एक नैतिक संगठन भी है। दूसरा, कार्ल मार्क्स कहता है राज्य का अंत हो जाएगा, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, इसलिए वो शत्रु न होकर मित्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उनका मत था कि राज्य अस्थायी है, जबकि वास्तविक रूप से राज्य अस्थायी नहीं होकर स्थायी है, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि राज्य के बिना समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, एक दूसरे के प्रति हथियार उठाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। इसलिए राज्य एक ऐसी संस्था है जो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। राज्य पूंजीपतियों की सुरक्षा करेगी, श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। अतः उन्होंने राज्य के जो काल्पनिक बात कही कि राज्य का नाश हो जाएगा, विलीनीकरण हो जाएगी, जो केवल एक काल्पनिक बात है। अतः राज्य के संबंध में जो कार्ल मार्क्स के विचार थे वो अपने आप में काल्पनिक लगते हैं, जबकि उन्होंने यथार्थ में कभी धरातल पर नहीं उतरे। क्योंकि इस आधार पर हम कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। जय हिंद।